हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जय सैनिक क्लासेज में। तो आज का जो यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस टॉपिक को देखने से पहले हमारी जो अगली वीडियो डल चुकी है उनको देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यांत्रिकी गतिकी है और गतिकी में भी हम गति के समीकरण और गति के नियमों के बारे में समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। तो गति के समीकरण क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम जड़त्व नियम, संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। है तो हम यहाँ पर समझ रहे थे कि गति के समीकरण 3 समीकरण होते हैं, तो इनके बारे में हम आज देखेंगे। तो हम गति के समीकरणों से देखते हैं। इससे पहले की हमारी क्लास 2 क्लास हो चुकी है, उनमें हमने शुरू किया था दूरी, विस्थापन, वेग। आज का जो हमारा इसमें जो है वो पार्ट हमारा थर्ड है। इसमें पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा गति के समीकरण देखते हैं। हमारे पास जो गति के 3 समीकरण होते हैं, पहला v बराबर u प्लस माइनस AT, और दूसरा जो होता है हमारे पास s बराबर UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर, और जो थर्ड होता है हमारे पास b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास गति के 3 समीकरण है, ये अलग अलग वैल्यूज के लिए है, और ये तीनों ही समीकरण अलग अलग तरीके से अलग अलग समीकरण में रखे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं इनसे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है b है, तो यहाँ पर b हमारे पास अंतिम वेग होता है, तथा जो u है वो हमारे पास प्रारंभिक वेग होता है। यदि कोई भी वस्तु है तो वो चलना प्रारंभ कर रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना होता है, और जो b है कि कोई वस्तु है इतने वेग पर वो रुक चुकी है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा। तो b को हम अंतिम वेग से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो u है उसको हम प्रारंभिक वेग से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो s है हमारे पास वो दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है कि कोई वस्तु है उसने इतनी दूरी तय कर ली है, तो s यहाँ पर दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि हमारे पास a है, तो a को हम त्वरण कह सकते हैं, और a बराबर हम इसे g भी लिख सकते हैं। g को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह लगभग 10 के लगभग ही माना जाता है। इसलिए इसको जो मैथमेटिकल सरल रूप बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको 10 लेकर चलते हैं, g का मान 10 लेकर चलते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि यदि कोई वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक फेंकते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो उनका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर प्रारंभिक वेग 0 होता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास ये डस्टर है, डस्टर को जैसे ही हम यहाँ से छोड़ेंगे तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो हमारे पास 0 होगा। तो जब कोई वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है u का मान वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। जबकि हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु को फेंकने पर अंतिम वेग 0 होता है। यदि हम जैसे कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जब है उस अधिकतम बिंदु से वापस नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाती है, तो जिस बिंदु से वह गिरी हुई है उसका अंतिम वेग क्या होगा, वहां पर अंतिम वेग वहां पर उसका 0 होगा। तो किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर तो उसका प्रारंभिक वेग 0 प्राप्त होता है, तथा किसी वस्तु को फेंकने पर अंतिम वेग 0 होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें जो गति के समीकरणों के बाद देखते हैं कि गति के 3
नियम दिए गए हैं यह न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा समझाया गया था। और जो बल है, बल की परिभाषा, बल का मैथमेटिकल जो रूप है वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा ही दिया गया था। और जो बल की जो खोज की गई थी वो भी न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा ही की गई थी। तो गति के यहाँ पर 3 नियम है और ये तीनों नियमों को न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो इसमें हम प्रथम नियम के बारे में देखते हैं कि जो गति का जो प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व। और जो इसका जो द्वितीय नियम होता है वो संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और जो तृतीय नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम के बारे में देखते हैं कि गति का प्रथम नियम है जो बल की जो परिभाषा है उसको प्रदर्शित करता है। तो हम गति के प्रथम समीकरण के प्रथम नियम के बारे में देखते हैं कि यह जो है जड़त्व का नियम भी कहलाता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जो गति का जो द्वितीय प्रथम नियम है वो किसकी परिभाषा को प्रदर्शित करता है, तो वो बल की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। गति का जो प्रथम नियम है इसे अन्य नामों से जाना भी जाता है। तो इसे अन्य नामों से जाना जाता है तो वो जड़त्व के नियमों के नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जड़त्व होता क्या है। जड़त्व यह पदार्थों में क्या होता है, जड़त्व एक प्रकार का पदार्थों में गुण पाया जाता है। यदि यहाँ पर कोई वस्तु जैसे स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। जैसे आपने प्रकृति में बहुत सारी चीजें देखी होगी कि यदि वो जैसे पत्थर का टुकड़ा है तो वो स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गति ही करती रहेगी या गतिशील रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बल की परिभाषा क्या दी कि गति के प्रथम नियम के अनुसार कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको यदि हम गतिशील अवस्था में लाएंगे तो हमें एक बाह्य कारक की आवश्यकता होगी, या जिस बाह्य कारक की हमें आवश्यकता होती है उसे हम बल या फोर्स कहते हैं। तो जड़त्व यह पदार्थों को क्या होता है, एक प्रकार का गुण है जो अवस्था परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है। अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि उस पर कोई बाह्य कारक हम नहीं लगाएंगे तो वो स्थिर अवस्था से गतिशील भी नहीं आएगी, और गतिशील है तो वो स्थिर अवस्था में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो जड़त्व का नियम है वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यही जड़त्व कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील रहना चाहिए। यह गति के प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह हमेशा स्थिर ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। इन्होंने बताया कि यदि हम स्थिर वस्तु को गतिशील और गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में रखते हैं तो हमें एक बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पर यदि इसको हम इधर की तरफ खिसकाएंगे तो हमें बाह्य कारक की हमें आवश्यकता होती है, फोर्स की हमें आवश्यकता होती है। तो ये बॉक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक स्थिर है, स्थिर वस्तु रखी हुई है। तो यदि हम इसको गतिशील अवस्था में लाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा, बाह्य कारक लगाना पड़ेगा, तो यह गतिशील अवस्था में आएगी। तो ये जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व के नियम के अनुसार जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी और जिसे हम बल की परिभाषा कहते हैं। इन्होंने बल की परिभाषा को प्रदर्शित किया गति के प्रथम नियम के अनुसार, और गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व के नियम क्या होता है, यह जड़त्व पदार्थों का एक गुण है यदि जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि गतिशील वस्तु को स्थिर करना है या अवस्था स्थिर वस्तु को गतिशील करना है तो हमें एक बाह्य कारक की आवश्यकता होती है जिसे हम फोर्स कहते हैं। तो बल क्या है,
है कि बल क्या है, तो बल क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए जो बाह्य कारक हम उपयोग में लेते हैं उसे बल कहते हैं। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिया गया है कि जो गति का जो प्रथम नियम है वो किसकी परिभाषा को निरूपित करता है, तो गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को निरूपित करता है। इसके बाद हम इसमें इसके उदाहरण देखते हैं, गति के प्रथम नियम के उदाहरण कि यह हमें किस प्रकार दिखाई देता है। तो टहनी को हिलाने पर फल व पत्तियों का नीचे गिरना। यहाँ पर इसमें क्या है, टहनी क्या है, स्थिर है, और यहाँ पर हम बाह्य कारक उसको हिलाने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बाह्य कारक। तो टहनी को हिलाने पर फल व पत्तियों का नीचे गिरना, तो स्थिर अवस्था को हम गतिशील अवस्था में लाने के लिए बाह्य कारक उपयोग में ले रहे हैं, जिससे फल व पत्तियां नीचे गिरती हैं। तो यह जड़त्व के नियम के अनुसार ही ऐसा होता है, और जड़त्व का नियम है यह न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने समझाया कि टहनी को हिलाने पर फल व पत्तियों का नीचे गिरना। इसमें एक चीज क्या है, यहाँ पर स्थिर है, और एक चीज क्या है, यहाँ पर गतिशील है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका उदाहरण कि कंबल को झड़कने पर धूल व मिट्टी के कणों का नीचे गिरना। तो कंबल यहाँ पर स्थिर वस्तु रखी हुई है, जिसको हम झड़कने पर बाह्य कारक लगा रहे हैं, तो जब झड़केंगे धूल व कणों का नीचे गिरना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका उदाहरण कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का अचानक आगे की ओर आना। तो जब यहाँ पर देखिए कि चलती हुई गाड़ी, तो ये क्या है, हमारे पास गतिशील है, और जैसे ही हम अचानक उसमें ब्रेक लगेंगे तो उसको स्थिर अवस्था में लाएंगे, और स्थिर अवस्था में लाने के लिए हमें बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तो चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों को अचानक आगे की ओर आना जड़त्व के नियम के अनुसार ऐसा होता है, और यह जो गति के प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होता है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्थिर गाड़ी को अचानक गतिशील करने पर यात्रियों का पीछे की ओर धक्का लगना। तो यहाँ पर भी क्या है, स्थिर गाड़ी तो यहाँ पर स्थिर है, लेकिन हम इसको अचानक गतिशील कर रहे हैं, तो यात्रियों का पीछे की ओर धक्का लगना। तो यहाँ पर भी हमें बाह्य कारक की आवश्यकता हो रही है, बल की परिभाषा को यह निरूपित कर रहा है। इसके बाद हम इसमें जो इसका अगला नियम है गति का, यह देखते हैं। गति का द्वितीय नियम, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे संवेग संरक्षण का नियम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो द्वितीय नियम होता है गति का, यह बल की मैथमेटिकल रूप या मैथमेटिकल फॉर्मूले को यह प्रदर्शित करता है, जहां पर संवेग का इसमें क्या होता है, संरक्षण होता है, संरक्षित रहता है। तो जो गति का जो द्वितीय नियम है इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार बल F संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन, और परिवर्तन किसके साथ होता है, टाइम के साथ परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए कि F समानुपाती dp/dt। यहाँ पर dp/dt क्या है, संवेग को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास संवेग की जो परिभाषा होती है वो हमारे पास द्रव्यमान इंटू वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्वितीय नियम के अनुसार संवेग का संरक्षण हो रहा है, संवेग संरक्षित रहता है। तो जो संवेग में परिवर्तन होता है उसको dp/dt से प्रदर्शित करते हैं। तो F समानुपाती dp/dt। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि संवेग हमारे पास mb होता है, और हमने यहाँ पर mb को ज्यों का त्यों रख दिया है। तो यहाँ पर हम जब m को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा है, dv/dt। जब हमने इससे पहले का जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण कहलाती है। तो त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे पास जो इसका
फॉर्मूला निकल के आया है वो F बराबर ma हमारे पास निकल के आया है। तो जो द्वितीय नियम है इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास संवेग के संरक्षण हो रहा है, तो संवेग का यहाँ पर संरक्षण हो रहा है। गति का दूसरा नियम बल के गणितीय निरूपण को प्रदर्शित करता है। तो जो गति का द्वितीय नियम है यह बल के मैथमेटिकल जो रूप है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको ये प्रदर्शित करता है कि बल का जो हमारे पास F बराबर ma, यदि हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है और यदि त्वरण दिया हुआ है तो उस पर हम फोर्स बल ज्ञात कर सकते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्रिकेटर जब बॉल को पकड़ते हैं तो हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि जब व्यक्ति नीचे की ओर खींचेगा तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो द्रव्यमान के साथ मिल जाएगा और उससे व्यक्ति को चोट कम लगेगी। इस कारण से क्रिकेटर जब बॉल को पकड़ते हैं तो अपने हाथों को नीचे की ओर खींच लेते हैं ताकि उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की ओर आने पर कम लगता है, वो द्रव्यमान के साथ क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि चलती बस से नीचे उतरते समय बस के साथ चलना। जैसे ही कोई व्यक्ति चलती हुई बस से नीचे उतरता है तो उसके बाद साथ में चलने लग जाता है, क्योंकि वहां पर एक चीज क्या है, स्थिर है, और जैसे ही हम उतरते हैं तो एकदम स्थिर होते हैं गतिशील अवस्था से, इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद हम तीसरा इसका नियम देखते हैं, गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी से कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे हमारे पास दो वस्तु है और दो वस्तुओं पर यदि हम क्रिया एक वस्तु पर आगे की ओर कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया हमारे पास दूसरी तरफ प्राप्त होगा। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जैसे नाव है और जल है, तो यदि हम नाव से पानी को पीछे की ओर करते हैं तो नाव तो आगे की ओर खिसकती है और पानी पीछे की ओर जाता है। तो वहां पर क्रिया तो हम आगे की ओर करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रतिक्रिया है वो पीछे की ओर प्राप्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसका जो पेशीय बल है वो तो हमें आगे की ओर प्राप्त होता है, जबकि जो घर्षण बल है वो हमें पीछे की ओर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने किसी रॉकेट को उड़ा रहे हैं तो जो रॉकेट से जो दाब लगता है वो पृथ्वी की ओर लगता है तथा पृथ्वी रॉकेट पर दाब लगाती है, तो ये एक दूसरे पर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसमें देखते हैं कि इस नियम के अनुसार क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर होती है। जैसे अभी हमने आपको नाविक वाला उदाहरण दिया है कि जो नाविक है वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है और जो नाव है वो आगे की ओर जाती है, तो यह एक दूसरे के क्या हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार हमने रॉकेट का उदाहरण दिया है कि रॉकेट पृथ्वी रॉकेट पर दाब या बल लगाती है। इसके बाद हमने देखा था कि कोई व्यक्ति जैसे चलता है तो पेशीय बल आगे की ओर लगता है तथा घर्षण बल पीछे की ओर लगता है। इसी प्रकार जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो गोली तो आगे की ओर गति करती है तथा जो प्रतिक्रिया है या बंदूक द्वारा जो दाब कंधे की ओर लगता है तो पीछे की ओर लगता है। तो इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही समझेंगे, और यदि आप सभी को यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।